संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी 1वीं क्लास में। और अपना टॉपिक चल रहा था संविधान में अनुसूचियाँ। ठीक है, मैंने आपको 7 अनुसूचियाँ तक करा दी थी, जिसमें राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास है अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है, 22 तरह की लैंग्वेज का जिक्र है, जो कि पहले 14 लैंग्वेज थी। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि पहले लैंग्वेज कौन सी थी, आज की डेट में कौन सी है। आपसे पहला क्वेश्चन ये उठाता है कि 8वीं अनुसूची में आज की डेट में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी? 14। 14 भाषा कौन कौन सी थी? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, उड़ीसी, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। याद नहीं हुई सर? 2 बार याद करोगे, 2 बार रिपीट करोगे, तीसरी बार याद हो जाएगी। कश्मीरी 1 नंबर पर, कश्मीरी 2 नंबर पर, पंजाबी 3 नंबर पर, हिंदी 4 नंबर पर, उर्दू। आसान है ना? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू। कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू। 4 हो गई ना। 5वीं संस्कृत, उड़ीसी। 5वीं संस्कृत, 6ठी उड़ीसी, 7वीं बंगाली, 8वीं असमिया, 9वीं गुजराती, 10वीं मराठी, मलयालम, उसके बाद में कन्नड़, तमिल, तेलुगु। एक बार फिर, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, उड़ीसी, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। ये 14 भाषाएं थी जो 8वीं अनुसूची में पहले थी। अब संविधान में संशोधन हुआ। होता क्या है कि हर एक भाषा, अब आपने बात नहीं सुनते, मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे राजस्थान में अब एक मुद्दा चल रहा है कि बागड़ी भाषा को राज्य भाषा घोषित करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बागड़ी बोलते हैं और बागड़ी एक अच्छी लैंग्वेज है। इसी तरह क्या होता है कि जैसे सपोज दैट पहले ये 14 भाषाएं हमने हमारे संविधान में लिख दी, उसके बाद में कई और लोग उठे तो उनको बाद में संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जैसे बोडो जनजाति है, उसने बोला कि हमारी भाषा को संविधान में लिखो सर, वरना हम आंदोलन करेंगे। अब जनजातियों की भाषाओं को संविधान में इसलिए सम्मिलित किया जाता है ताकि लोगों को याद रहे। बोडो भाषा वो बोडो जनजाति के द्वारा बोली जाती है। डोंगरी, मैथिली, ये भाषाएं आपने सुनी नहीं होगी, क्योंकि ये ट्राइब्स की भाषाएं होती हैं। उनको संविधान में जोड़ा गया, संविधान में संशोधन कर करके जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, वो हमने देखी। अब आगे देखते हैं कि संविधान में कितने संशोधन हुए और कितनी भाषाएं जुड़ी। पहला संविधान में संशोधन हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। इस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सा संविधान संशोधन है? 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर हुआ 2003 में 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, साथली, डोंगरी और बोडो। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी सर? मैथिली, डोगरी, साथली और बोंडो। ठीक है, बोडो, मैथिली, साथली और डोंगरी। ये 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। अब दोबारा देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में सर 14 भाषाएं थी, आज की डेट में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन से? 21वें संविधान संशोधन में सर एक भाषा जोड़ी गई जिसे बोलते हैं सिंधी। एग्जामिनर भी यहीं से क्वेश्चन उठाता है कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को संविधान में जोड़ा गया? 4 ऑप्शन होगा, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। बच्चे की सिट्टी पिट्टी गुल। तो हमें याद करके जाना है। हमें क्या करके जाना है? याद करके जाना है। 21वां संविधान संशोधन कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। कौन सी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
71वां संविधान संशोधन 1992, 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1992 में। उसके बाद में 92 संविधान संशोधन 2003। 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, साथली, डोंगरी और बोडो। मैथिली, साथली, डोंगरी और बोडो। ये थी 8वीं अनुसूची। इसके बाद में बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये था संविधान संशोधन पहला, संविधान संशोधन प्रथम। इसमें लगभग 284 विषय हैं। विषय बोलो या अधिनियम बोलो, यानी कि इसमें 284 अधिनियम है। जैसे अधिनियम क्या होते हैं? धारा 1, धारा 2, इस तरह के अधिनियम है। इस तरह के अधिनियम इसमें कितने हैं? 284 अधिनियम बनाए गए हैं। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची हमें बताती है कि राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण कैसे होता है। राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण कैसे हो सकता है। और एग्जामिनर का यहीं से एक फेवरेट क्वेश्चन उठता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसके खिलाफ आप उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते। आप अगर राज्य के द्वारा कोई भी संपत्ति अधिग्रहण की जाती है तो आप उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते। आप कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि बाकायदा इसमें लिखा हुआ है। पर इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, अगर मनुष्य के मौलिक अधिकारों का अनहन हो रहा है, यानी कि किसी भी तरीके से मनुष्य के मौलिक अधिकार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आपके पास खुली छुट्टी है, आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप जा सकते हो। पर इस नियम में नहीं जा सकते कि राज्य के द्वारा कोई भी संपत्ति अधिग्रहण किया जाता है तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो हमसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुसूची को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो वो है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो था पहला संविधान संशोधन। ठीक है, पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण के बारे में बात की गई है। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 284 विषय हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 10। 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची हमारे दल बदल कानून के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? हमारे दल बदल कानून के बारे में बताती है। दल बदल कानून है क्या? दल बदल कानून है संसद और विधानसभा के सदस्यों द्वारा, संसद और विधानसभा के सदस्यों पर यह लागू होता है, संसद और विधानसभा के सदस्यों पर। तो 10वीं अनुसूची हमें किसके बारे में बताती है? 10वीं अनुसूची हमें दल बदल कानून के बारे में बताती है। किस कानून के बारे में बताती है? दल बदल कानून के बारे में बताती है और इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, इसे किसके द्वारा जोड़ा गया? इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची देखो, 2 तरह की चीज़ें हैं, एक शहर एक गांव। गांव में पंचायत चलती है, शहर में नगर पालिका चलती है। ऐसा ही होता है, गांव में पंचायत होती है, शहर में नगर पालिका होती है। अब जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। 11वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं। कितने विषय? 29 विषय। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। 12वीं अनुसूची में शहर के लिए नगर पालिका को जोड़ा गया। नगर पालिका को, इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसे 74वें संविधान संशोधन
1993 के द्वारा जोड़ा गया, 1993 के द्वारा। ठीक है, 12वीं अनुसूची हमें किसके बारे में बताती है? 12वीं अनुसूची हमें नगर पालिका के बारे में बताती है। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। और विषय कितने हैं इसमें? 18 विषय। एक बार फिर 10वीं अनुसूची हमें दल बदल कानून के बारे में बताती है। 10वीं अनुसूची हमें दल बदल कानून के बारे में बताती है। और ये किससे संबंधित है? ये संसद और विधानसभा के सदस्यों द्वारा संबंधित है। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची हमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताती है। इसमें विषय कितने हैं? इसमें विषय 29। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची हमें नगर पालिका के बारे में बताती है। नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। ये है अनुसूचियाँ। मैंने आपको 12 तरह की अनुसूचियाँ कराई, जिसमें भाषाएं हैं, जिसमें दल बदल कानून है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है। हमारे ट्राइब्स के जो एरियाज़ हैं उनकी भी बात होती है। हमारे भारत की आउटर लेयर की भी बात होती है कि 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, इन सब की बात होती है। उसके बाद में हमारे जितने भी पद हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन की बात होती है। फिर ओथ की बात होती है। इस तरह 12 अनुसूचियों का मैंने आपके साथ जिक्र किया। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 12 अनुसूचियाँ बन गई। तो अब हम अपने संविधान की बुक के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहाँ पर बात की जाती है आर्टिकल्स की। किसकी बात की जाती है? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। हमारे पास बहुत ज़्यादा अनुच्छेद है। संविधान के सारे अनुच्छेद हम नहीं पढ़ सकते। कुछ इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इम्पोर्टेंट 1 से लेके 36 तक एक इम्पोर्टेंट है, फिर पंचायती राज व्यवस्था वाला, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको अब पढ़ाता जाऊँगा। तो अपने शुरू करते हैं अब आर्टिकल से। अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में हम भारत के आउटर लेयर को पढ़ते हैं कि भारत में क्या क्या है, कितने राज्य हैं, उन राज्यों के नाम क्या हैं, कितने यूटी हैं, उनके नाम क्या हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 में जो सबसे पहली लाइन है, ये लाइन हूबहू संविधान में लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 1 में, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत होगा राज्यों का संघ। इंडिया जो कि भारत होगा राज्यों का संघ। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि भारत है वो यूनियन है, बहुत सारे राज्यों का एक यूनियन है, यानी कि उसमें बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी यूटी हैं। तो इसका मतलब ये है। अब भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 यूटी हैं। और आर्टिकल नंबर 1 में प्रॉपर राज्यों का नाम लिखा हुआ है कि ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये एमपी है, ये यूपी है। इस तरह पूरा नाम लिखा हुआ है। उनके भौगोलिक क्षेत्र की बात की गई है कि हाँ, राजस्थान में करावली निकल रही है, इधर थार डेजर्ट है, इधर दिल्ली पड़ती है। ये प्रॉपर लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 1 में। तो आर्टिकल नंबर 1 में किसकी बात की गई है कि भारत एक राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य है, 8 यूटी हैं। और इसमें राज्यों के इसमें स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके भौगोलिक क्षेत्र की बात की हुई है। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि भारत के संविधान में भारत के लिए किस शब्द का उल्लेख है, फेडरेशन या यूनियन। तो मैं आपको बात बता दूं कि भारत के लिए जो परफेक्ट वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है यूनियन। यूनियन। फेडरेशन जैसा कोई वर्ड भारत के संविधान नंबर 1 में नहीं लिखा गया है। ये क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स। फेडरेशन नाम यूज़ नहीं किया जाता भारत के संविधान में भारत के लिए, बल्कि किसका यूज़ किया जाता है? यूनियन शब्द का यूज़ किया जाता है, फेडरेशन का नहीं किया जाता। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 2 में संसद को कुछ शक्तियां दी गई और उन शक्तियों में बोला गया कि आप नए राज्यों को कैसे प्रवेश करते हैं। यानी कि अब हो सकता है ना कि आज मैं बोल दूं कि नहीं, राजस्थान और गुजरात आज मैंने एक करने, तो संसद के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो राजस्थान और गुजरात को एक कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि किसी दिन किसी की सटक जाए तो
राजस्थान और गुजरात को एक करना है, ऐसा किसी ने सोच लिया तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल किस अनुच्छेद से है? ये आर्टिकल नंबर 2 से पॉसिबल है। इसमें संसद को शक्तियां दी गई है और वो शक्तियां कैसे मिली? देखो, इसमें संसद को 2 तरह की शक्तियां हैं। पहले नए राज्य के संघ में शामिल करने की, यानी कि कोई नया राज्य बन रहा है उसे मैं भारत में शामिल कर रहा हूं तो ये संसद के पास शक्ति है। उसके बाद में दूसरी है नए राज्यों को स्थापित करने की। ऐसा भी है कि हम नए राज्य बना सकते हैं, नए जिले भी तो बनते हैं ना, उसी तरह हम नया राज्य बना सकते हैं और नए जिले बना सकते हैं। यह संसद को शक्ति कब मिली? एक केस हुआ था बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस 1960 एक केस हुआ था। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि संसद को अगर किसी भी राज्य को संघ में मिलाना है तो उसे एक संविधान में एक अनुच्छेद है उसके द्वारा संशोधन करना पड़ेगा, और वो है 368। आर्टिकल नंबर 368 में आप संशोधन करो और उस संशोधन के द्वारा आप नए राज्य को शामिल कर सकते हो। बेरुवाड़ी केस हुआ था 1960 में। उसमें संसद को उच्चतम न्यायालय ने बोला कि आप क्या कर सकते हो, आप आर्टिकल 368 के तहत 368 के तहत संविधान में संशोधन कर नए राज्य को अपने अंदर शामिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज तक हमने कोई नए राज्य को शामिल नहीं किया, या ऐसा भी नहीं है कि किसी देश को आज तक हमने जगह नहीं दी या जगह नहीं ली। ऐसा बहुत बार हुआ है और वहीं से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, 1956 में हमने दादर नागर हवेली ली। 1956 में भारत ने दादर नागर हवेली ली। किससे? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से हमने 1956 में दादर नागर हवेली ली। उसके बाद में हमने 1956 में पांडुचेरी और यमन लिया फ्रांस से। उसके बाद में 1961 में हमने गोवा दमन द्वीप लिया। किससे? पुर्तगाल से। उसके बाद में हमने अपने अंदर सिक्किम लिया। किसके द्वारा? जनमत संग्रह द्वारा। उसके बाद में हमने बांग्लादेश को कई बस्तियां दी और कई बस्तियां ली। तो बात करते हैं पहली 1956। 1956 में हमने दादर नागर हवेली किससे ली है? पुर्तगाल से ली है। किस लिए? पुर्तगाल से ली है। 1956 में हमने पांडुचेरी और यमन लिए हैं। किससे? फ्रांस से। इसी तरह हमने 1961 में गोवा दमन व दीव लिए। किससे? पुर्तगाल से। किससे लिए हमने? पुर्तगाल से। इसी तरह हमने 1967 में सिक्किम लिया जनमत संग्रह द्वारा। इसी तरह 2015 में बांग्लादेश को हमने 51 बस्तियां ली है और 111 बस्तियां दी है। 2015 में हमने बांग्लादेश से विलय किया था। हमने 91 बस्तियां ली थी और उसे 111 बस्तियां दी थी। ठीक है, सॉरी 51 बस्तियां ली थी और 111 बस्तियां हमने दी थी। तो ये है आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 1 हमें क्या बताता है कि भारत की आउटर लेयर का जिक्र करता है। इसमें 28 राज्य है, 8 यूटी का नाम है और उनके भौगोलिक क्षेत्र की बात की गई है। और बता दूं कि भारत के लिए एक परफेक्ट वर्ड यूज़ होता है यूनियन। अगर पूछा जाए फेडरेशन तो वो वर्ड यूज़ नहीं होता। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 में संसद के पास कुछ शक्तियां दी हुई है जिससे वो नए राज्य स्थापित कर सकते हैं और किसी राज्य को अपने संघ में मिला सकते हैं। ये कैसे हुआ? ये बेरुवाड़ी केस हुआ था 1960 में। 1960 में बेरुवाड़ी केस में उच्चतम न्यायालय ने बोला कि मैं संसद के पास आर्टिकल नंबर 368 में वो क्या करेगा? संशोधन करेगा और नए राज्य को अपने अंदर मिला लेगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आज तक हमने कितनी राज्यों को मिलाया है, हमने कितनों को जगह दी है। तो 2015 बांग्लादेश से हमने 51 बस्तियां ली थी और 111 बस्तियां दी थी। उसके बाद में सिक्किम को किससे मिलाया गया? जनमत संग्रह द्वारा। उसके बाद में हमने गोवा दमन द्वीप किससे लिए? पुर्तगाल से। हमने फ्रांस से क्या लिया था? फ्रांस से हमने पांडुचेरी और यमन लिया था। उससे पहले हमने दादर नगर हवेली किससे ली थी? पुर्तगाल से ली थी। ये हमने आज तक लिया दिया है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की, जो बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल आर्टिकल नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।